This class yesterday we completed distributed mutual exclusion. Okay. Now, what are the advantages and disadvantages of this distributed system? Yes, anyone of you tell me the advantages of distributed mutual exclusion जो कल आपको मैंने बताया था. Yes. What are the advantages? Many times it is repeated. फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात कर रहे थे, कौन सा एल्गोरिथम है ये, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का. ठीक है, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एडवांटेजेस स्पेसिफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बोला था कि जो कंडीशंस होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, वो कंडीशंस जो है तीनों कंसेप्ट में आप एज एन एडवांटेज स्पेसिफाई कर सकते हो, क्योंकि हम यूज ही उसी पर्पस के लिए इस कंसेप्ट को करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल no deadlock. Why there is no deadlock? Because only one process is executing the critical section at a time. एक ही process critical section को execute कर रहा है. ठीक है, next no starvation. Starvation भी condition नहीं होती है यहाँ पे. Starvation क्या होता है? A condition in which a process waits for infinite time for the execution of resources. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, स्टारवेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्यू मेंटेन्ड होती है एट ईच नोड, और जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको क्यू में डाल दिया जाता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन. जो क्यू में से आपका फर्स्ट प्रोसेस होता है फिर उसको क्रिटिकल सेक्शन असाइन हो जाता है. तो इस तरह से क्या है, हर एक प्रोसेस की टर्न आती है. जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में टर्न कैसे आती है? बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प वैल्यू. जो 3 कल केसेस स्टडी हमने किए थे, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम में कोई भी स्टारवेशन प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि सबको पता है कि जो हमारी एग्जीक्यूशन रहेगी वो कैसे रहेगी, टाइम स्टैम्प वैल्यू के अकॉर्डिंग. जिसकी छोटी कम टाइम स्टैम्प वैल्यू होगी वो पहले उसको क्रिटिकल सेक्शन असाइन किया जाएगा. ठीक है, सो एडवांटेजेस में ये तो आपके कॉन्सेप्ट है ही है, हर एक तीनों कॉन्सेप्ट में डेडलॉक भी नहीं है और स्टारवेशन की कंडीशन भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम आल्सो हैज द पावर ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस. नेक्स्ट सिस्टम इज फेयर. और वही कंडीशंस जो आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बताई थी अमंग ऑल दी प्रोसेसेस. वन एडिशनल एडवांटेज हियर इज, जो कि आपका डिसएडवांटेज था सेंट्रलाइज्ड का. सेंट्रलाइज्ड का डिसएडवांटेज क्या था? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. कि वहां पे क्या था? डिपेंडेंसी थी किस पर? सेंट्रल नोड पर, कोऑर्डिनेटर नोड पर. अगर कोऑर्डिनेटर नोड भी खराब हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उस टाइम पे सिस्टम की वर्किंग स्टॉप हो जाती है. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में उसका जो डिसएडवांटेज है, इस यहाँ पे वो एडवांटेज है. एडवांटेज क्या है? मतलब कि देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर नोड पे डिपेंड नहीं है अपने वर्किंग के लिए. सेंट्रल नोड नहीं है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट देखो डिसएडवांटेज. ये एडवांटेजेस है 4 वही कंडीशंस म्यूचुअल एक्सक्लूजन की. और फिफ्थ जो अभी आपको पता है दैट इज कि सेंट्रलाइज के एज कंपेयर यहाँ पे कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है. ठीक है, डिसएडवांटेज देखो. डिसएडवांटेज क्या होता है देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन वर्क एफिशिएंटली फॉर अ लार्ज नेटवर्क. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है वो अगर एक लार्ज नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पे लगा सकते हो मिलियंस ऑफ नोड वहाँ पे कनेक्टेड है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका वर्क कर सकता है एफिशिएंटली. बट
अगर उसी नेटवर्क में ही बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट हो गए, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर दिस लार्ज नेटवर्क, तो उस टाइम पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंसेप्ट है ये एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपकी नोड्स है जो कि इंडिविजुअल है, जो कि ग्रुप में नहीं है, चाहे मिलियंस ऑफ नोड्स है, उसके लिए आपका सिस्टम वर्क करेगा एफिशिएंटली। बट अगर वहीं पे उन्हीं नोड्स ने क्या कर लिया, अपने ग्रुप क्रिएट कर लिए, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो उसके लिए ये सिस्टम आपका एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, so this is the disadvantage of distributed system mutual exclusion first of all. ठीक है, जहाँ पे ग्रुप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं जिस भी नेटवर्क में, वहां पे इसकी वर्किंग इतनी एफिशिएंट नहीं रहती है। सेकेंड डिसएडवांटेज, अब देखो जो आपका सेंट्रलाइज था उसमें क्या था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका। जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वहां पे आपका एंड पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। ठीक है, इन दिस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देयर इज एंड पॉइंट ऑफ फेलियर। अब एंड पॉइंट ऑफ फेलियर क्यों बोला है यहाँ पे, बाय, क्योंकि आपका सिस्टम ये किस पे बेस्ड था, कल आपको बताया था, दो कंसेप्ट पे बेस्ड था, ब्रॉडकास्टिंग पे और टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, अब मैसेज अगर किसी भी नोड को, नोड में आप कह सकते हो किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसको एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करना, रिक्वेस्ट मैसेज सभी नोड्स को। ठीक है, अब यहाँ पे एंड पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या है, अब हो सकता है कि उसमें से कोई भी एन नोड, एन नोड मतलब एन नंबर ऑफ, यानी कि 1 2 3 4 100 नोड्स है, तो कोई भी 100 में से कोई भी नोड आपकी हो सकती है कि एट सम पॉइंट वो फेल हो जाए। अगर वो फेल हो जाती है और वर्क नहीं करती है, तो ऑब्वियसली उससे कोई भी रिप्लाई रिक्वेस्टेड नोड के पास नहीं जाती है, और रिक्वेस्टेड नोड जब तक क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं कर सकती जब तक उसको सबसे रिप्लाई ना मिल जाए। ठीक है, सो दैट्स वाई सिस्टम में क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ फेलियर। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही नोड, जैसे उसमें था सेंटर नोड ही खराब होगी तो सिस्टम की वर्किंग रुकेगी। यहाँ पे हो सकता है जो भी हमारे पास डिफरेंट नोड्स है उनमें से कोई भी नोड, एन नंबर ऑफ नोड्स जो है इसमें से कोई भी एन नोड जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है, फेल हो सकती है। एट दैट टाइम उससे कोई भी रिप्लाई रिक्वेस्टेड नोड पे नहीं जाएगी, और रिक्वेस्टेड नोड जो है वो वेट ही करती रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग जब होता है तो उसको रिप्लाई सबसे चाहिए, सबसे चाहिए, तो जब तक सबसे रिप्लाई नहीं मिलेगी तब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस ले ही नहीं सकती। ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। तो दो यहाँ पे डिसएडवांटेज है इसमें। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है दैट इज व्हाट, इन विच टाइप ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन देयर विल बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इज इन द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, and in which type of mutual exclusion algorithm there is a end point of failure. So end point of failure is in the distributed system, distributed mutual exclusion. Okay, so these are the advantages and disadvantages of distributed mutual exclusion. Now ये 3 concepts है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन में, वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम डिस्क्राइब करो, तो तीनों ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, कंसेप्ट टोकन बेस्ड का, सेंट्रलाइज्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट टॉपिक that is deadlock. Next topic is deadlock. Deadlock detection and prevention. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास व्हाट इज डेडलॉक। ऑलरेडी आपको मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन जब बताया था उस टाइम पे आपको बताया था व्हाट इज डेडलॉक, और ये तो आपने पहले भी स्टडी किया होगा व्हाट इज डेडलॉक। Yes, anyone define deadlock condition?
Yes, Nikhil, right. Priyanka, you also right. समीर, राइट. ठीक है. सो डेडलॉक क्या है आपका? डेडलॉक एक वो कंडीशन है जहाँ पे कोई भी प्रोसेस या फिर आप कह सकते हैं ईच प्रोसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट that is caused by another process in that set to complete its execution. यानी कि हर एक प्रोसेस उस इवेंट के लिए वेट करता है जो कि कोई और प्रोसेस करेगा उसी सेट में, जिससे कि उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो सके. इन सिंपल वर्ड, सिंपली मैंने आपको पहले भी जो बताया था कि एक प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए वेट करता है जो कि ऑलरेडी किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है. ठीक है. तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो ऑब्वियसली इस तरह से वेटिंग होती रहेगी सभी प्रोसेस की और कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा. डेडलॉक वो कंडीशन होती है जहाँ पे सिस्टम में एक साइकिल क्रिएट हो जाती है. साइकिल क्रिएट आप कैसे शो करोगे? जैसे अभी मैं ये जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ साइकिल विद इन अ सिस्टम. और कैसे है ये साइकिल? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था. दीज टू आर द रिसोर्सेज. सपोज this is the resource first, R1. This is R2. These are the processes, P1, and this is P2. How will show this assignments? कैसे आप शो करोगे? Like this. जैसे ये एरो है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रिसोर्स है R1 ये इस P1 प्रोसेस को ऑलरेडी असाइंड है. So here the resource R1 is assigned to the process P1. ठीक है. Now सेकेंड एरो आपका क्या शो कर रहा है? अब P1 ने R1 को होल्ड किया हुआ है. Now P1 requires the resource R2 also to complete its execution. अब P1 रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए? R2 के लिए, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए. So it is waiting for the request R2 to be assigned. ठीक है. Now फ्रॉम दिस डायग्राम आपको दिख रहा है R2 जो है वो ऑलरेडी किसी और ने होल्ड किया हुआ है. R2 किसको असाइन हुआ है? P2 को. So here R2 is assigned already to the process P2, and here this P2 is waiting for this resource R1 जो कि P1 ने होल्ड किया हुआ है. So here it is waiting for the R1. ठीक है. तो ये डेडलॉक कंडीशन है जिसमें कि कोई भी प्रोसेस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो कि किसी और प्रोसेस ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है. अब जब तक कि रिसोर्स को ये प्रोसेस रिलीज नहीं कर देता, जब तक किसी की भी एग्जीक्यूशन आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती. बट वो रिलीज कब करेंगे? जब उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी. अब P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए R1 और R2 दोनों की जरूरत है. उसको R1 तो मिल गया बट अभी R2 नहीं मिला. R2 नहीं मिला तो ये R1 को भी रिलीज नहीं कर पा रहा है. इसी तरह से P2 की कंडीशन हो रही है. P2 को क्या है? R2 तो असाइंड है बट इसको R1 भी चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए. बट R1 उसे अभी असाइन नहीं हो सकता क्योंकि R1 जो है वो P1 के पास है. इस तरह से P1 जो है वो R1 को रिलीज नहीं कर रहा है, P2 R2 को रिलीज नहीं कर रहा है क्योंकि इनकी एग्जीक्यूशन ही कंप्लीट नहीं हुई है. So this is what the deadlock condition. So deadlock condition में क्या है? Process is waiting for the resource which is already held by another process in a set. ठीक है. Now this is the deadlock. नेक्स्ट हेयर, जैसे हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन स्टडी की थी, कंडीशंस टू होल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद इन अ सिस्टम. 4 कंडीशंस में आपको बताया था ना, 4 कंडीशन. सेम यहाँ पे डेडलॉक के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है, नेसेसरी कंडीशंस. अगर वो सिस्टम में है तो डेडलॉक सिस्टम में होता ही होता है. ठीक है. तो व्हाट आर दीज कंडीशंस? यानी कि ये वो कंडीशन है जिनकी वजह से डेडलॉक सिस्टम में होता है. ठीक है. तो क्या कंडीशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो प्रियम्पशन. नो प्रियम्पशन का मीनिंग क्या है क्लास, बताओगे? नो प्रियम्पशन शेड्यूलिंग होती है ना आपकी, प्रियम्पटिव और नॉन प्रियम्पटिव. सो नॉन प्रियम्पटिव या नो प्रियम्पशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? दैट
A resource cannot be forcefully preempted from any process. ठीक है, वो नो प्रियम्पशन, नॉन प्रियम्पशन यानी कि हम कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर उसके पास कोई ऑलरेडी रिसोर्स उसने होल्ड किए हुए हैं, तो हम उससे फोर्सफुली उन रिसोर्सेज को नहीं ले सकते, हम उसके एग्जीक्यूशन को नहीं रोक सकते। दैट इज नॉन प्रियम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन प्रियम्पशन ही है। अगर हम प्रियम्पशन यूज कर सकते थे तो आपकी सोल्यूशन मिल जाती, क्योंकि P1 जो है सपोज वो हाई प्रायोरिटी है P2 से ज्यादा, तो P1 को कंप्लीट होने के लिए R2 की रिक्वायरमेंट होती, तो आपका सिस्टम अगर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज करता तो सिंपली वो R2 को प्रीएम्प्ट कर देता P2 से, यानी कि P2 से R2 को फोर्सफुली रिमूव करवा देता, और उसके बाद वो R2 P1 को असाइन कर देता, तो P1 को दोनों रिसोर्स मिल जाते, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता। आफ्टर दैट वो दोनों रिसोर्सेज को रिलीज कर देता, फिर सिंपली सिस्टम आपका P2 को दे देता। तो उस अगर प्रीएम्प्टिव कंसेप्ट होता तो वहां तो डेडलॉक की कंडीशन अराइज नहीं होती है। लेकिन डेडलॉक कंडीशन कहाँ अराइज होती है, जहां पे कि नॉन प्रीएम्प्टिव कांसेप्ट यूज होता है, यानी कि हम किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को बीच में नहीं रोक सकते हैं। उसके जो भी हमने रिसोर्सेज, सिस्टम ने जो भी उसको रिसोर्सेज असाइन कर दिए हैं, वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक उनको वापस नहीं ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, सर्कुलर वेट कंडीशन। सर्कुलर वेट कंडीशन क्या होता है? इट इज ए कंडीशन in which two process or two or more processes, ठीक है, are waiting for the resources held by next process in the chain। यानी कि एक प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो कि उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसने होल्ड किया हुआ है। तो ये सर्कुलर चेन जो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे क्रिएट होती है, जैसे फोर प्रोसेसेस है, फोर प्रोसेसेस P1 P2 P3 P4। ठीक है ना, how will you represent the circular wave? Suppose P1 execution depends on the next process। जो भी उसका उस चेन में नेक्स्ट प्रोसेस होगा उस पर वो डिपेंड करेगा। उस पर क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि उसके पास वो रिसोर्स है जो कि P1 को चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। लाइक ऑल्सो जो P2 है दैट डिपेंड्स ऑन दिस P3 बिकॉज P3 से उसे क्या चाहिए, एक वो रिसोर्स चाहिए जो कि जिसकी हाथ से वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है। सेम P3 जो है वो P4 के पास जो रिसोर्स है उसके लिए वेट कर रहा है। जब उसको P4 से वो रिसोर्स असाइन हो जाएगा तो उसके बाद वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा P4। P4 के आगे कोई नहीं है, तो P4 जो है किसके लिए वेट करता है? P1 के पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उसके लिए वेट करता है कि जो P1 जो रिसोर्सेज जब रिलीज कर देगा देन आफ्टर दैट वो रिसोर्सेज P4 को असाइन होंगे, वो अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। तो ये इस टाइप से जो ये चलता है एग्जीक्यूशन, ये आपकी सर्कुलर वेट होती है। एक सर्कल में ये आपस में वेट करते हैं वही, बट यहाँ पे जो टर्म आपको यूज करनी है वो क्या करनी है कि जो एक प्रोसेस है वो उस रिसोर्स के लिए वेट करता है जो कि नेक्स्ट उसका जो जस्ट नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसने होल्ड किया होता है चेन में। ये एक सर्कुलर चेन बना देते हैं। So this circular wait condition, how will you define it? A condition in which two or more processes form a chain, circular chain, where each process wait for a resource that the next process in the chain holds। ठीक है, सिंपली इस टाइप से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। P1 is requesting for the resource held by P2, P2 is requesting for the resource held by P3, P3 is requesting for the resource held by P4, and at last P4 is requesting for the resource held by P1। So like this a chain is formed and all of these waiting for the resources held by the next process in the chain। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है आपके सिस्टम में एक चेन बन रहा है, सर्कुलर चेन बन रहा है, तो वहां पर भी डेडलॉक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट कंडीशन, सिंपल होल्ड एंड वेट कंडीशन। जो भी इस डायग्राम में
पढ़ा था। होल्ड एंड वेट कंडीशन सिंपल है कि जिसमें एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है और उसको किसी और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज भी किसी और प्रोसेस के पास ऑलरेडी असाइंड है। इसी तरह से वो वाला प्रोसेस भी किसी और रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है। तो ये क्या होल्ड एंड वेट कंडीशन, तो ये डायग्राम है दैट इज फॉर होल्ड एंड वेट कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली सिस्टम में डेडलॉक हो सकता है। एंड लास्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों इंक्लूड किया है यहाँ पे? क्या करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन? इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द साइमल्टेनियस एक्सेस बाय डिफरेंट प्रोसेसेस टू अ शेयर्ड रिसोर्स। यानी कि ये प्रिवेंट करता है कि जो मल्टीपल प्रोसेसेस है वो एक साथ किसी भी रिसोर्स को एक्सेस ना करें। तो ऑब्वियसली अगर हम सपोज R1 को ये अलाउ कर देते कि ये P1 और P2 दोनों ही इसको एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं तो ऑब्वियसली डेडलॉक नहीं होता। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे है, मतलब ये तो प्रिवेंट करता है कि कोई भी दो प्रोसेस एक साथ में R1 को इस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन होती है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रिसोर्स को शेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी सिस्टम में होल्ड कर रहा है so at that time also जो सिस्टम में डेडलॉक कंडीशन राइज हो सकती है। की प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस को क्या है वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो चार कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं जिसमें कि जिसकी वजह से डेडलॉक सिस्टम में होता है, तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक कंडीशन ना हो या कोई दो कंडीशन ना हो। अगर ये चारों कंडीशन एक साथ होती है सिस्टम में तभी डेडलॉक होता है। ठीक है, डेडलॉक कैन ओनली अकर if only all these four conditions exist या occur simultaneously within a system। यानी कि अगर एक साथ में चारों कंडीशन सिस्टम में हो रही है, नो प्रीएम्पशन भी है, सर्कुलर वेट भी है, होल्ड एंड वेट भी है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन कॉन्सेप्ट भी है वहां पे यूज हो रहा है, तभी सिस्टम में डेडलॉक होता है। ठीक है, इतनी ज्यादा कंडीशन। तो ये जो आपका स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स 2 मार्क्स, तो उसमें आपकी कंडीशन आ जाती है, क्या कंडीशन है डेडलॉक होने की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो किस तरह से अब इस डेडलॉक को हम हैंडल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द मेथड्स टू हैंडल डेडलॉक। There are 4 methods to handle the deadlock. First method, ostrich approach. Second is deadlock prevention. Third is deadlock avoidance. And fourth is deadlock detection and recovery. Okay, so these are the 4 methods to handle the deadlock within a system. Ostrich approach, deadlock prevention, deadlock avoidance, and the deadlock detection and recovery. Now, what are these 4 methods? क्या होते हैं? First method देखो ostrich approach. Ostrich approach में क्या होगा आपका? In this, the solution is to just ignore the deadlock problem altogether. यानी कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना है, हमें उसको कंप्लीटली क्या कर देना, इग्नोर कर देना। इग्नोर कर देने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कोई भी सिस्टम आपका डेवलप होता है, इट्स डेवलपमेंट इज इन द टर्म्स ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स की फॉर्म में सिस्टम बनता है आपका। अब सपोज 10 मॉड्यूल्स का यूज करके आपको कोई सिस्टम बिल्ड हुआ है, तो आउट ऑफ दिस 10 मॉड्यूल्स 1 और 2 मॉड्यूल में डेडलॉक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो सिस्टम क्या करेगा, अगर ऑस्ट्रिच अप्रोच यूज करता है तो सिंपली उस पार्ट को, उस मॉड्यूल को वो सिंपली इग्नोर कर देता है। वो पूरी तरह से वहां पे अगर डेडलॉक है उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करता, जस्ट वो उसको इग्नोर ही कर देता है। तो वो कंटिन्यू रहता है विद रेस्ट ऑफ द 8 मॉड्यूल्स। जो 2 मॉड्यूल्स है जिसमें उसको दिख रहा था कि डेडलॉक प्रॉब्लम है, तो वो उसको इग्नोर मार देगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑस्ट्रिच अप्रोच सॉल्यूशन, क्या, टू इग्नोर द डेडलॉक प्रॉब्लम ऑल टुगेदर।
नेक्स्ट डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या है आपका, हेयर डेडलॉक इज प्रिवेंटेड बाय ensuring that at least one of the four necessary conditions fails to hold। अभी मैंने आपको बोला है ना कि जब ये चारों ये जो कंडीशंस बताई हैं आपको, ये फोर की फोर कंडीशंस एक साथ होगी सिस्टम में तभी डेडलॉक होगा। तो डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि हम ऐसा करें, कुछ ऐसा मेथड यूज करें कि जिसमें इन चारों में से कम कोई एक कंडीशन फेल हो जाए, यानी कि वो सिस्टम में हो ही ना। या तो नो प्रीएम्पशन का कंसेप्ट हट जाए, या सर्कुलर वेट को हम रिजोल्व कर सके, या होल्डन वेट आपका रिमूव हो जाए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिमूव हो जाए। तो इस टाइप से अगर इन चारों में से एक को भी हम रिमूव कर देते हैं, कंडीशन को होल्ड नहीं करवाते सिस्टम में, तो डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस की क्या सोल्यूशन होती है, we have to perform the careful resource scheduling, या फिर system has to perform the careful resource scheduling among processes। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या कहता है कि जो सिस्टम प्रोसेसेस को रिसोर्सेज असाइन कर रहा है, रिसोर्सेज उनके लिए शेड्यूल कर रहा है, तो पहले से ही वो देख के करे, केयरफुली करे, ताकि सिस्टम में फर्दर डेडलॉक की कंडीशन अराइज ही ना हो। ठीक है, तो डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, बाय performing the careful resource scheduling। And last is deadlock detection and recovery। simple, deadlock को first of all detect किया जाता है सिस्टम में वो है या नहीं by using an algorithm। ठीक है, इसमें हम algorithm यूज करेंगे with the help of that algorithm। first of all it is detected that the deadlock is in the system or not। ठीक है, if it is in the system यानी कि अगर सिस्टम में deadlock condition है, तो simply we have to follow some steps टू रिकवर फ्रॉम दैट कंडीशन। तो हम कुछ रिकवरी स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे कि आपकी वो कंडीशन डेडलॉक की रिमूव हो सके। ठीक है, so these are the four methods to handle the deadlock within a system। इनमें से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है जिसकी हेल्प से डेडलॉक अगर सिस्टम में है तो हैंडल हो जाता है। ऑस्ट्रिच अप्रोच में हमने पूरा इग्नोर कर देना है। डेडलॉक प्रिवेंशन में हमें क्या करना है, चारों में से कोई एक कंडीशन को फेल करवाना है। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करना है, जो रिसोर्स शेड्यूलिंग हो रही है, रिसोर्सेज की असाइनमेंट हो रही है, वो केयरफुली करनी है। एंड फोर्थ हमें क्या करना है, डिटेक्शन में एक एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, विद दैट एल्गोरिथम हम ये डिटेक्ट करेंगे सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं, अगर होगा तो हम रिकवरी स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड से, फ्रॉम सेकंड, क्योंकि ऑस्ट्रिच अप्रोच में कुछ नहीं है आपका ज्यादा, बस ये है कि हमें डेडलॉक को सॉल्व भी नहीं करना, इग्नोर ही कर देना। नेक्स्ट प्रिवेंशन का देखो, हाउ टू प्रिवेंट द डेडलॉक। जो आपका सिलेबस है उसमें ये है सेकंड और फोर्थ, डेडलॉक अवॉइडेंस नहीं दिया हुआ सिलेबस में, बट डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन सेकंड और फोर्थ आपका मेंशन है। ठीक है, तो ये थर्ड भी आपका फोर्थ के साथ हो जाएगा, क्योंकि जो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे वो दोनों के लिए ही यूज होता है, अवॉइड करने के लिए भी और डिटेक्ट करने के लिए भी। सो डेडलॉक प्रिवेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो डेडलॉक प्रिवेंशन में आपको करना क्या है, बस वन बाय वन कुछ ऐसी सॉल्यूशंस देनी है जिससे कि ये जो चारों कंडीशन है ये फेल हो जाए। ठीक है, अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे फेल कराया जाए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि एक रिसोर्स जो है, जो कि शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं, वो एक टाइम पे उनको एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमें इसे फेल कराना, तो सिस्टम ने क्या सोल्यूशन दी उसे फेल कराने के लिए, कि जो हमारे शेयरेबल रिसोर्सेज है उसको हम शेयरेबल ही बनाते। शेयरेबल ही बनाने का मतलब क्या है, जैसे सपोज ये है आपका एक रिसोर्स, ठीक है, इस रिसोर्स को, this is a shareable resource and there are three processes that want to access this resource। तो इनको ये रिसोर्स एक्सेस करना है। P1, P2, P3। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा सिस्टम में तो वो क्या करेगा कि जो P1 है सिर्फ एक टाइम पे एक ही एक्सेस करेगा, यानी कि P1 अगर एक्सेस कर रहा है इस रिसोर्स को तो P2 और P3 नहीं कर सकते, यही होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन के केस में। बट
आपका सिस्टम क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे कि जो मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल प्रोसेसेस अगर एक रिसोर्स को एक टाइम पे एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको हम अलाउ करेंगे, ठीक है। द सिस्टम विल अलाउ द मल्टीपल प्रोसेसेस टू एक्सेस द रिसोर्स, शेयर्ड रिसोर्स एट द सेम टाइम, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। जैसे अब ये जो आर एक रिसोर्स है, सपोज ये क्या है, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो P1 ही सिर्फ इसको यूज करेगा, P2 P3 के लिए हम नहीं इसको दे सकते। बट अगर इसको हमें रिमूव करना तो सिस्टम क्या कहता है कि इन दोनों को भी अलाउ कर दो इसी टाइम पे ही इस रिसोर्स का यूज करना, ठीक है। अब ये रिसोर्स सपोज आपकी एक फाइल है दैट इज रीड ओनली, अगर रीड ओनली फाइल है तो इजिली सिस्टम अलाउ कर सकता है ना, मल्टीपल प्रोसेस को जस्ट रीड ही तो करना है उस पर, सिंपली P1 P2 P3 तीनों को अलाउ कर दिया गया दैट यू कैन एक्सेस दिस फाइल, तो तीनों ही अपना रीडिंग ऑपरेशन इस रिसोर्स पे यानी कि इस रीड ओनली फाइल पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर ऑल द रिसोर्सेज। बट सिस्टम क्या कहता है कि हम कुछ रिसोर्सेज के लिए तो ऐसा कर सकते हैं कि वो जो अगर शेयरेबल रिसोर्सेज है तो उसको हम शेयरेबल ही बना देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसेस उनको एक साथ में एग्जीक्यूट कर ले। बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे है कि जिसके लिए ऐसा नहीं हो सकता, जैसे आपका प्रिंटर है, प्रिंटर एक रिसोर्स ऐसा है जिसको हम ऐसे शेयरेबल नहीं बना सकते, जिसको एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो आपकी दी गई है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, बट क्या है इसका कंक्लूजन, दैट इट इज नॉट easy to implement, it is difficult to implement because some of the resources are also here that cannot be shareable, ठीक है, that is used by only one process at a time, clear। तो यहाँ पे क्या है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन की सॉल्यूशन, सिंपल मेक make all the shareable resources shareable, meaning that is hello allow multiple processes to execute to access the shared resource at the same time, ठीक है। This is a solution for mutual exclusion, but there is a problem also because we cannot apply this for all the resources, ठीक है। Make all the shareable resources shareable, allow multiple processes to access the shared resource at the same time. For example, we can allow this multiple access for the read only file. एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कोई रीड ओनली फाइल है तो हम उस पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट अप्लाई दिस टू ऑल द रिसोर्सेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, फॉर दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट, फर्स्ट हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सिंपल रिसोर्सेज को अलाउ कर दे कि जो प्रोसेसेस है मल्टीपल वो एक रिसोर्स को एक टाइम पे एक्सेस कर ले, लेकिन हम उसको इजीली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज कोई भी कंडीशन ले लो। नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट को कैसे रिमूव किया जाएगा, ये देखो, देखो यहाँ पे टू की पॉइंट्स है जस्ट। होल्ड एंड वेट को रिमूव करने के लिए सिस्टम क्या कहता है आपका, दैट ए प्रोसेस शुड रिक्वेस्ट and acquire all the requested resources before its execution start। यानी कि कोई भी प्रोसेस अगर सिस्टम में आता है तो अपनी एग्जीक्यूशन शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले वो सभी रिसोर्सेज जो उसे चाहिए उसकी एक आइडिया लगाए और उसका रिक्वेस्ट उन्हीं रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट सिस्टम को दे। तो सिस्टम का क्या पर्पस है अब कि जो भी रिक्वेस्ट किसी भी प्रोसेस से रिसीव हुई है उसको वो सारे रिसोर्सेज असाइन कर देगा। जैसे यहाँ पे 4 प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4, तो ये अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही देख लेंगे कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो उन रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट सिस्टम को कर देंगे। अब सिस्टम का क्या काम, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जो रिक्वेस्ट P1 से आई है वो सभी रिसोर्सेज वो P1 को दे दे, ठीक है, ये होता है। अब सेकंड, अब सपोज P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले 10 रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, सिस्टम ने उसको 10 रिसोर्सेज असाइन भी कर दिए, ओके।
आफ्टर दैट जब P1 अपना एग्जीक्यूशन वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, एट दैट टाइम P1 को ये लगता है कि नहीं मुझे और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, 10 तो उसने ले लिए, बट 10 के अलावा भी उसे कुछ और चाहिए रिसोर्स जिससे कि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो आपका सिस्टम क्या बोलता है, क्या सॉल्यूशन देता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसने स्टार्टिंग में ले लिए वो ले लिए, लेकिन उसके बाद अगर उसको एडिशनल चाहिए तो पहले उसको जो मिले हुए हैं उसको रिलीज करना पड़ेगा। जैसे P1 को अगर 10 के अलावा कोई रिसोर्स चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 हैज टू रिलीज ऑल इट्स 10 रिसोर्सेज। ठीक है, जब वो रिलीज करेगा तभी उसको एडिशनल रिसोर्सेज असाइन होंगे, अदरवाइज एडिशनल रिसोर्सेज असाइन नहीं। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर होल्ड एंड वेट कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल, a process should take its requested resources or required resources before its execution start. And second step, if it requires additional resources, then first of all it has to release the resources which is already holding by this by itself. ठीक है, तो वो आपको वो यहाँ पे 2 स्टेप परफॉर्म करने होंगे। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन की तरह यहाँ पे भी ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, अब हम जैसे कोई वर्क करते हैं तो हमें आइडिया ही होता है कि हमें क्या क्या चाहिए उसको परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमें पता ही है कि कुछ ना कुछ और भी हमें रिक्वायरमेंट होती ही है रिसोर्स की। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है कि एग्जैक्टली तो कोई प्रोसेस नहीं बता सकता कि मुझे इतनी प्रोसेस चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन यहाँ पे पुअर होती है। क्यों, क्योंकि P1 ने 10 रिसोर्सेज ले लिए, अभी उसको 10 के 10 का एक साथ थोड़े ना काम होगा, और एक टाइम पे तो एक ही यूज करेगा तब भी। तो वो रिसोर्सेज क्या है, वो ऐसे ही रहेंगे, वो P2 को भी नहीं मिल सकते, P3 P4 को भी नहीं मिल सकते। तो वह यहाँ पे क्या होता है, पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और थर्ड ड्रॉबैक क्या होता है, स्टारवेशन, यानी कि P1 को एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए तो P2 तो वेट ही करता रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द 3 ड्रॉबैक फॉर होल्ड एंड वेट कंडीशन। सो नेक्स्ट अभी टाइम अप होने वाला है। नेक्स्ट जो है आपका 2 कंडीशंस है, सर्कुलर वेट की और नॉन प्रीएम्पशन की, ये हम कल देखते हैं।